नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है PCTS फॉरम नंबर 678, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने मंथली डेटा को अपडेट करती है और उसके अंदर किस प्रकार की उनके द्वारा गलतियां की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट में पिछड़ जाती है। हर मीटिंग में उनको सुनना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि कौन से पॉइंट में किस प्रकार के डेटा आपके द्वारा भरा जाएगा और कहां पर आपके द्वारा गलती की जाती है, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट में पिछड़ जाते हैं और हर मीटिंग में आपको इसके लिए डांट सुनने को मिलती है कि आप काम नहीं करते। आप काम करते हैं परंतु उस काम को अपने फॉर्म नंबर 678 में सही ढंग से नहीं दिखा पाते, उसकी वजह से आपका काम दिखाई नहीं देता है। इसके अंदर आपसे किसी भी प्रकार की कहीं कोई गलती नहीं हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैंने PCTS फॉर्म नंबर 678 कैसे बने, इसके 6 पार्ट तक के वीडियो बना करके इस चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियो के अंदर मैंने फॉर्म नंबर 678 के पॉइंट 1 से लेकर के और बहुत से पॉइंट मैंने उसके अंदर समझा दिया है। और जो आगे के पॉइंट बचे हैं उन पॉइंटों का आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए, मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज आपको जहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार के और वीडियो जब भी चैनल पर आपके लिए आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाए, आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और देखें फॉर्म नंबर 678 के आगे के पार्ट के अंदर आपके लिए क्या नया रहने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे संस्था पर उपलब्ध करवाई गई स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके अंदर आप रिपोर्ट किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इन फैसिलिटी और आउटरीच। तो इन फैसिलिटी और आउटरीच के बारे में मैंने आपको PCTS फॉर्म 678 कैसे बने पार्ट 1 और 2 के अंदर अच्छे से समझा दिया था। यदि आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो पार्ट 1 और 2 एक बार फिर से देख लेवे, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इन फैसिलिटी के अंदर आपको कौन सी रिपोर्ट करनी होती है और आउटरीच के अंदर कौन सी रिपोर्ट करनी है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है पंजीकृत वृद्ध बुजुर्ग रोगियों की कुल संख्या, जिसकी एज यहाँ पर दे रखी है। तो इसका मतलब है 60 साल या 60 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्ग व्यक्ति इसके अंदर आपको देने हैं। यानी इस महीने आपके संस्था पर पंजीकृत वृद्ध बुजुर्ग रोगियों की कुल संख्या कितनी थी, उसके अंदर आपको कौन सी रिपोर्ट करनी है, 60 साल या 60 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की रिपोर्ट करनी है। अब इसके अंदर आप ध्यान देंगे यहाँ पर पूछा है पंजीकृत। पंजीकृत का क्या मतलब होता है? पंजीकृत का मतलब है कि आपके संस्था पर इस महीने जो बुजुर्ग आपको दिखाने के लिए आए हैं उनका पंजीकरण आपने किया है, अपने OPD रजिस्टर में उनका नाम लिखा है, तो वो आपके पंजीकृत हो चुके हैं। और उन पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे इन फैसिलिटी के अंदर। इस पॉइंट को आप दूसरे कॉलम के अंदर देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। तो मैंने आपको बताया अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे वृद्ध बुजुर्ग रोगियों की फुटफॉल संख्या, एज जिसकी यहाँ पर दे रखी है वो है 60 साल या 60 से अधिक। अब यहाँ पर फुटफॉल कौन से होते हैं और पंजीकृत कौन से होते हैं। अब फुटफॉल संख्या क्या है वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो PCTS फॉरम पार्ट 7 था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। फिर भी आप यहाँ पर एक बार और देख ले कि बुजुर्ग रोगियों की संख्या मैंने आपको बताया जो आपकी संस्था पर इस महीने कितने बुजुर्ग रोगी आपको दिखाने के लिए आए। अब इसके अंदर फुटफॉल संख्या के अंदर क्या करना है, मान लीजिए आपकी संस्था पर इस महीने कुल 31 बुजुर्ग हैं, वो आपको दिखाने आए थे जो 60 साल से ऊपर के थे। अब इन 31 बुजुर्ग में से कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो आपकी संस्था पर इस महीने आपको 2 या 3 बार दिखाने के लिए आए हैं। कई बुजुर्ग हैं वो 2-2 बार आ चुके हैं, कोई 3-3 बार आ चुके हैं, कुछ है वो 4-5 बार भी आ चुके होंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें उस बुजुर्ग को जो यहाँ पर आप रिपोर्ट करेंगे उसके अंदर आपके पास वो 4 बार आया है तो यहाँ पर आपकी 1 बार ही गिनती होगी, और यहाँ पर आपके पास 4 बार आया है तो वो 4 बार गिनती होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 31 बुजुर्ग थे, उन 31 के अंदर से कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो 2, 3 या 4 बार भी मेरे संस्था पर दिखाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर आपकी फुटफॉल संख्या आएगी। वो 2, 3, 4 बार आए हैं तो उनको 2, 3, 4 बार गिनना है, और यहाँ पर 2, 3, 4 बार आए हैं तो उसको 1 बार ही गिनना है। तो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के अंदर आपको किस प्रकार से रिपोर्ट करनी है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, तो आपकी कोई क्वेरी होगी तो उसका वहां पर समाधान कर दिया जाएगा। तो ये 2 कॉलम मैंने आपको बताए जो समझने वाले थे वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा कॉलम यहाँ पर देखेंगे CHO के द्वारा व्यापक वृद्धावस्था मूल्यांकन कराने वाले वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या। तो यानी यहाँ पर यह दिखा है कि CHO के द्वारा, यानी जो CHO OPD देखते हैं तो उनके द्वारा वृद्धावस्था मूल्यांकन कराने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों की
की संख्या, जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपना व्यापक मूल्यांकन यानी पूरी जांच करवाने के लिए आपके पास आए हैं, तो वो कितने बुजुर्ग आए हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है। ये इस प्रकार के कोई आए हैं तो यहाँ पर संख्या डाल देंगे। मेरे यहाँ पर इस महीने कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं आया जो अपना व्यापक वृद्धावस्था मूल्यांकन यानी पूर्ण रूप से अपनी जांच करवाने आए हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। अब आगे देखेंगे किसी एल्डरली कंडीशंस के लिए उपचारित किए गए वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या, यानी बुढ़ापे के कारण, वृद्धावस्था के कारण उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो उनका उपचार करवाने के लिए आपके पास कितने वृद्ध व्यक्ति आए हैं, तो उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति मेरे पास यहाँ पर 15 इस महीने आए थे, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। आगे देखेंगे किसी एल्डरली कंडीशन के लिए फॉलोअप किए गए वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या, वो इलाज करवाने के लिए आपके पास आए और आपके द्वारा उनका फॉलोअप किया गया है, तो कितने वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों का आपके द्वारा फॉलोअप किया गया वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। इस महीने मेरे द्वारा 40 वृद्ध ऐसे हैं जिनका फॉलोअप किया गया है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 40 संख्या दे दी है। इसी तरह आगे यहाँ पर देखेंगे वृद्ध बुजुर्ग रोगियों की संख्या जिन्हें फिजियोथेरेपी सेवाएं प्रदान की गई। अपनी संस्था पर फिजियोथेरेपी की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो मैंने किसी को फिजियोथेरेपी सेवाएं नहीं दी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। किसी की संस्था पर फिजियोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध है, आपने फिजियोथेरेपी सेवाएं दी है, तो यहाँ पर संख्या डाल सकते हैं। आगे देखेंगे इस माह के दौरान आशा एएनएम एमपीडब्ल्यू के द्वारा घर पर विजिट किए गए बुजुर्गों और एकल बुजुर्गों की संख्या, यानी आशा के द्वारा, एएनएम के द्वारा या एमपीडब्ल्यू के द्वारा घर पर विजिट किए गई है, और उसके अंदर जो बेड बाउंड पेशेंट है, यानी जो बुजुर्ग है वो बिस्तर पर पड़ा है, और इस प्रकार का कोई बुजुर्ग है आपके क्षेत्र में जो एकल बुजुर्ग रहता है, यानी वो बुजुर्ग अकेला रहता है, तो इस प्रकार के कोई बुजुर्ग है तो उनकी आशा एएनएम या एमपीडब्ल्यू के द्वारा कोई विजिट की गई है, तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। परंतु मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का कोई बुजुर्ग नहीं था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई विजिट नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर 0 डाल दिया गया है। अब आगे देखें माह के दौरान बनाए गए बुजुर्ग सहायता समूहों संजीवनी की संख्या, यानी आपने कोई ऐसा समूह बनाया है जो बुजुर्गों की सहायता कर सके, इस प्रकार का कोई समूह है आपने क्रिएट किया है, तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। अब आगे देखें माह के दौरान आयोजित वीकली जेरियाट्रिक क्लिनिक की संख्या, यानी आपने साप्ताहिक जो बुजुर्गों की जांच के लिए आपने कोई क्लिनिक बना रखा है, तो वो संख्या आपके पास है तो वो यहाँ पर डालेंगे, परंतु इस प्रकार की क्लिनिक हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया है। आगे है माह के दौरान प्रदान की गई फिक्स्ड डे रिहेबिलिटेशन सेवाओं की संख्या, आपने महीने के अंदर कोई ऐसा दिन या ऐसा कोई वार निश्चित कर रखा है जिसके अंदर बुजुर्गों की विशेष जांच की जाती है, तो वो आपको यहाँ पर देनी है। उस जांच के अंदर क्या होता है, उस जांच के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दैनिक कार्यों की क्षमता सुधारना, परामर्श काउंसलिंग देना, सहायक उपकरणों जैसे वॉकर, छड़ी, हियरिंग एड का उपयोग करना, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं देना, यानी इस प्रकार की कोई सेवाओं के लिए आपने कोई विशेष दिन निश्चित कर रखा है, तो उसकी रिपोर्ट आपके इस कॉलम के अंदर आएगी। यदि नहीं है तो यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। अब आगे आता है आपका अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज के अंदर क्या है, घर पर विजिट किए गए पैलिएटिव केयर मरीजों की संख्या। पैलिएटिव केयर क्या होता है, जो रोगी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जैसे कैंसर से है, गंभीर हृदय रोग है, एड्स के रोगी है, यानी जो मरीज बिस्तरों पर पड़े हैं और उनको आप घर पर जाकर के उनकी देखभाल करते हैं, उन मरीजों को आप पूर्ण रूप से सही नहीं कर सकते, उनको आप आध्यात्मिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक सहयोग और घर के लोगों का सहयोग कैसे हो ये आप उनको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार की आपने घर पर कोई विजिट किया है तो उनकी रिपोर्ट आपको करनी है, और वो आएगी आपकी आउटरीच के अंदर, क्योंकि वो आप घर पर जाकर के सेवाएं देते हैं, अपनी संस्था के अंदर नहीं देते, तो वो आपके आउटरीच के अंदर आएगी, ये आपको आउटरीच के अंदर देना है। आगे है आम पीएचसी में आयोजित वीकली पैलिएटिव केयर ओपीडी की संख्या, यानी आपने कोई साप्ताहिक इस प्रकार पैलिएटिव केयर के लिए ओपीडी आप चलाते हैं कहीं आउटरीच के अंदर, इस प्रकार की आप कोई सेवा दे रहे हैं, तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। आगे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए सेल्फ हार्म रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या, यानी कोई पेशेंट आपको इस प्रकार का मिला हो जो मानसिक रोगी हो और मरीज अपने आप को खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेता है, तो इस प्रकार के मरीज आपके क्षेत्र में कोई है तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो इस प्रकार का मरीज आपकी संस्था पर आया है तो यहाँ पर इन फैसिलिटी के अंदर आ जाएगा, और आउटरीच के अंदर आपको मिला है तो आउटरीच वाले कॉलम में आप डाल देंगे। आगे देखें माह के दौरान आउटरीच शिविरों में प्रदान की गई सेवाएं। अब आप यहाँ पर आउटरीच शिविर कोई लगाए हैं तो उसके अंदर आपने कोई सेवाएं प्रदान की है तो यहाँ पर उनकी रिपोर्ट आएगी। आउटरीच शिविरों सत्रों में कुल फुटफॉल, यानी आउटरीच शिविर आपने लगाए हैं, कोई 70 लगाए हैं तो उसके अंदर कुल फुटफॉल यानी कुल रोगी कितने आए हैं। आउटरीच शिविरों में मानसिक बीमारी जांच किए गए मामलों में कुल संख्या, यानी मानसिक बीमारी के मरीज आपने कितने देखे हैं, ये आपके आउटरीच वाले के अंदर आएंगे। इसके आगे है माह के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयोजित साइको एजुकेशन सत्रों की संख्या, तो इस प्रकार के कोई सत्र आपने आयोजित किया तो उनकी संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 आ जाएगा। टोटल केस रेफर्ड आउट ओपीडी प्लस आईपीडी प्लस इमरजेंसी ड्यूरिंग डे, यानी आपने इस महीने ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी के दौरान कुल कितने केस रेफर किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपके जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो एक रेफरल संस्था होती है, आपको वहां पर गंभीर मरीज जो आपके पास आते हैं उनको रेफर करना होता है। तो इस प्रकार के कोई मरीज आपके पास आए तो उनको कितनों को रेफर किया वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है। अब आगे आता है डे केयर एडमिशन, यानी दिन दिन के अंदर आपने उसको भर्ती रखा है तो वो कितने पेशेंट थे उनकी संख्या यहाँ पर आपको देनी है। आगे संस्था पर प्रदान किए गए टेलीमेडिसिन परामर्श, जो आप ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श देते हैं तो उनकी संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है।
मैनेज किए गए आपातकालीन केसेस की संख्या। आपातकालीन केस आपने कोई मैनेज किया है अपनी संस्था पर, तो इस प्रकार के कोई केस आपके पास है तो उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। आपातकाल में किए गए सीपीआर केस की कुल संख्या। सीपीआर यानी आपने किसी मरीज को सीपीआर दी हो, इस प्रकार का कोई मरीज आपके पास आया हो तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या, एंड पीएनसी बेनिफिशरीज प्रोवाइडेड, यानी आपने पीएनसी सेवाएं जो दी है उनकी रिपोर्ट यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट आता है गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या एंड पीएनसी, यानी यहाँ पर गर्भवती महिलाएं और पीएनसी दोनों का पूछ रहा है। जेएसएसके का लाभ मिला, जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ मिला है, इस प्रकार का लाभ आपने किसी महिला को दिलाया है तो उनकी संख्या यहाँ पर डालनी है, अन्यथा यहाँ पर 0 आएगा। तो आपकी संस्था पर जितने प्रसव होते हैं उन गर्भवती महिलाओं को आप जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जो सेवाएं देते हैं उनकी संख्या डालनी है। आपकी संस्था पर डिलीवरी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपका पूरा डेटा 0 आएगा। जहां पर डिलीवरी होती है उनको यहाँ पर डेटा देना होता है। तो गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या एंड पीएनसी जिन्हें जेएसएसके का लाभ मिला, यानी आपकी संस्था पर इस महीने मान लीजिए 2 डिलीवरी हुई है, 2 को आपने जेएसएसके का और पीएनसी का लाभ दिया है तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो इस महीने मेरी संस्था पर कोई डिलीवरी नहीं हुई इसलिए मैंने यहाँ पर 0 दे दिया है। इसी तरह आगे गर्भवती महिलाओं की संख्या एंड पीएनसी जिन्हें जेएसएसके के तहत निःशुल्क दवाइयां दी गई। निःशुल्क दवाइयां आप सबको देते हो तो आपकी संस्था पर जो डिलीवरी हुई है तो उन महिलाओं को आपने निःशुल्क दवाइयां दी है तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह आगे देखें गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत एएनसी अवधि के दौरान मुफ्त दवाइयां प्रदान की गई, ये भी मुफ्त दवाइयां आप सबको देते हैं, ये संख्या यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसी तरह गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत प्रसव के दौरान मुफ्त दवाइयां प्रदान की गई, प्रसव के दौरान मुफ्त दवाइयां आप देते हैं तो वो संख्या डाल देंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 करेंगे। महिलाओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत पीएनसी के दौरान मुफ्त दवाइयां प्रदान की गई, पीएनसी के दौरान आप उनको आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, तो इस प्रकार की दवाइयां आपने उनको मुफ्त दी है तो उनकी यहाँ पर संख्या डाल देंगे, अन्यथा 0 कर देंगे। महिलाओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत निःशुल्क भोजन दिया गया है, आपकी संस्था पर क्लेवा योजना चल रही है तो क्लेवा योजना के तहत आपने किसी को भोजन दिया है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। गर्भवती महिलाओं की संख्या एंड पीएनसी जिन्हें जेएसएसके के तहत निःशुल्क जांच की गई, जांच आप सबकी करते हैं तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत एएनसी अवधि के दौरान निःशुल्क जांच प्रदान की गई। निःशुल्क जांच आपके क्षेत्र में जितनी एएनसी इस महीने आपने जांच की है, जितनी गर्भवती महिलाओं की आपने जांच की है तो वो संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत प्रसव के दौरान निःशुल्क जांच प्रदान की गई, आगे पीएनसी के दौरान निःशुल्क जांच प्रदान की गई। इसके बाद है प्रसव हेतु घर से संस्था तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई। आपके घर से संस्था तक कोई डिलीवरी करवाने के लिए आपके पास कोई गर्भवती महिला आई है तो उसको निःशुल्क परिवहन सुविधा हमें उपलब्ध करवानी होती है, वो आपने करवाई है तो वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह रेफर के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई है, गवर्नमेंट एम्बुलेंस के द्वारा उनको भेजा है तो वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह पीएनसी महिलाओं की संख्या जिन्हें प्रसव पश्चात संस्था से घर के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई, तो इस प्रकार की रिपोर्ट आपको यहाँ पर करनी है। इस प्रकार की आपने यहाँ पर सेवाएं दी है तो यहाँ पर संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। इसके बाद आता है जेएसएसके सुविधाएं। जेएसएसके के अंदर क्या आता है नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत संस्था पर बीमारी के कारण भर्ती किया गया, यानी जेएसएसके का मतलब है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आपने किसी बच्चे को यहाँ पर भर्ती किया है अपनी संस्था पर तो वो संख्या डालेंगे। नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जेएसएसके के तहत निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई, इसी तरह निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई, इसी तरह संस्था से घर तक के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई और रेफर के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई है तो वो संख्या यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं करवाई है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे पोषण पुनर्वास के अंदर एमटीसी की रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। एमटीसी की रिपोर्ट यहाँ पर क्या है, आंगनबाड़ी के अंदर यूपीएचसी जहां पर विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे VHND अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे UHND आयोजित हुए हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो आप यहाँ पर VHND UHND यहाँ पर आपने आयोजित किए हैं वो संख्या यहाँ पर डालनी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित VHND और UHND सेशन की संख्या, VHND और UHND के तहत आपने कोई सेशन आयोजित किए हैं, टीकाकरण सत्र आयोजित किए हैं तो उनकी संख्या डालेंगे, नहीं किया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आगे आयोजित आउटरीच स्पेशल कैंपों की संख्या, यानी आउटरीच के अंदर आपने कोई स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया है तो उनकी संख्या डालेंगे, नहीं किया तो 0 आ जाएगा। अब आगे आता है स्टाफ द्वारा आयोजित आउटरीच विजिट की कुल संख्या। आउटरीच विजिट यानी आपके स्टाफ के द्वारा आउटरीच विजिट की गई है तो यहाँ पर आपको संख्या डालनी है। ये संख्या कोई नहीं डालता, यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि यहाँ पर आप क्या रिपोर्ट करेंगे। तो आपके द्वारा आउटरीच विजिट जितनी भी की जाती है, आप घर घर विजिट करते हैं, 1 महीने के अंदर आपने कुल कितनी विजिट की है। आप HBNC करने जाते हैं, HBYC करने जाते हैं, फील्ड के अंदर आप एंटी लार्वा एक्टिविटी करने जाते हैं, घर पर किसी की देखभाल करने जाते हैं, तो वो जितनी भी आपने विजिट की है वो संख्या यहाँ पर आपको डालनी चाहिए, परंतु यहाँ पर कोई नहीं डालता, यहाँ पर सब 0-0 करके दे देते हैं, ये गलत है। यानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था आपका काम यहाँ पर दिखना चाहिए आपने कितना काम किया है। तो स्टाफ के द्वारा आयोजित आउटरीच विजिट की संख्या, आपने आउटरीच विजिट कितनी की है वो संख्या यहाँ पर डालनी चाहिए। आगे आप यहाँ पर देखें DMHP टीम द्वारा की गई आउटरीच विजिट की कुल संख्या।
DMHP का मतलब डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की टीम के द्वारा कोई विजिट आपके क्षेत्र में की गई है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 करेंगे। इस प्रकार की विजिट आपके नहीं होती है तो यहाँ पर 0 करेंगे। यहाँ पर देखें रोगी संतुष्टि स्कोर प्रतिशत में मेरा अस्पताल से, यानी जो पेशेंट आपके पास आते हैं उन पेशेंट से आपने पूछा हो कि आप हॉस्पिटल से दवा लेकर के, आप हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सेवाएं लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं, और उसके अंदर आप अपने हॉस्पिटल को स्कोर दीजिए, उसका प्रतिशत निकालिए, वो प्रतिशत आपको यहाँ पर देने होते हैं। परंतु इस प्रकार की रोगी संतुष्टि स्कोर कोई नहीं निकालता है। आपके पास इस महीने मान लीजिए कुल 100 रोगी आए हैं, 100 के अंदर से आपको 90 रोगियों ने ये बोला है कि आपके हॉस्पिटल से हम सेवा लेकर के बिल्कुल संतुष्ट है, तो आपका यहाँ पर प्रतिशत क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। यानी 10% मरीजों ने इससे बोला है कि हम संतुष्ट नहीं है, तो 90% यहाँ पर आपका संतुष्टि स्कोर हो जाएगा। तो ये आप निकाल करके आप यहाँ पर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब आगे यहाँ पर देखेंगे स्टॉक आउट्स, यानी स्टॉक आउट से लेकर के इससे आगे के जो ये पॉइंट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और उसके अंदर आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, आपके समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपको छोटे छोटे पार्ट के अंदर बना करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा जो आपको समझाया गया वो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और इस वीडियो को अपने साथ के साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक आउट से लेकर के आगे के पॉइंटों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।